दोस्तों नमस्कार। आइए हम लोग बात करते हैं भारत के संदर्भ में। दोस्तों भारत को समझना है तो सबसे पहले भारत में यहाँ के सामाजिक ढांचे को और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जाने बिना हम भारत को सही से नहीं समझ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर अंधविश्वास जैसे और रूढ़िवादी विचारों का इतना प्रभाव है कि परिवर्तन बड़ी मुश्किल से हो पाता है। तो रूढ़िगत जो समाज की संरचना हुई है, तो उसको समझने के लिए हम साहित्य की अगर बात करते हैं तो साहित्य के माध्यम से भी बहुत सारे अंधविश्वासों को अ, आगे बढ़ाया गया और साहित्य में मध्यकाल की स्थिति बहुत ही नाजुक रही, जिसमें भक्ति काल के माध्यम से लोगों ने विचारधाराएं फैलाई। उन्हीं विचारधाराओं में निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत जिन आंदोलनकारियों को रखा गया, वो भक्ति काल के लोग तो नहीं कहे जा सकते हैं और भक्ति उनके अंदर नहीं थी। वो जागृति का काल था और जागृति फैलाने का काम कर रहे थे। ठीक वैसे ही जागृति छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैसी हुई थी कि वैदिक कर्मकांडी जो व्यवस्था से लोग ऊब चुके थे और वैदिक जो क्रियाएं थी वो खर्चीली होती थी और खर्चीली होने के साथ साथ जन्म, पुनर्जन्म, सुख दुख इन सब के लिए यज्ञ की परंपरा, पूजा अर्चना, इससे लोग समझ रहे थे और परिवर्तन का दौर था। तो हम उसी संदर्भ में आज बात कर रहे हैं जनपद राज्य और प्रथम मगध साम्राज्य। ये उस समय की बात है। हम इतिहास के संदर्भ को लेकर चलेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसके पहले हम बात करेंगे कि जो भारत में पहला नगरीकरण हुआ या शहरीकरण हुआ, शहरी सभ्यता जो विकसित हुई थी, वो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानी गई। तो पहले शहर उस समय आए, शहरीकरण हुआ। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता या जिसे सिंधु सभ्यता की सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहते हैं और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि उस समय कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता था। वो शहरीकरण जब नष्ट हुआ, उसके कई कारण रहे। एक कारण जिनमें आर्यों का आगमन भी होता है। तो उस समय से लेकर हड़प्पा सभ्यता के अवसान या नष्ट होने के समय से लेकर और बाद के 14 वर्षों तक, 1400 वर्षों तक, 14 नहीं 1400 वर्षों तक किसी भी सभ्यता का या इतना विकास नहीं होता जो शहरीकरण हो। तो वहां से जो शहरों का विनिष्टीकरण होता है, उसके बाद दूसरा जो शहरीकरण होता है भारत में, द्वितीय नगरीकरण जो होता है, वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है। वो समय था बौद्धिक परिवर्तन और बुद्ध का समय माना जाता है और था ईसा पूर्व छठी सदी से। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में इस समय क्या होता है, लोहे का आविष्कार होता है, लोहे का व्यापक प्रयोग होता है और लोहे के प्रयोग से बहुत सारी चीजें सहूलियत होती है। बहुत सारी चीजों में बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। युद्ध होते हैं तो लोहे की तलवारें का इस्तेमाल करते हैं और खेती के लिए जो अच्छे अच्छे औजारों का निर्माण होता है, तो लोहे से खेतों को जुताई के लिए हल वगैरह बनाए जाते हैं। लोहे के हथियारों का इस्तेमाल होने के कारण योद्धा वर्ग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगता है। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सैनिक, जो बड़े बड़े तलवारों का, भालों का, इन सब प्रयोग लोहे के उपकरणों का से बनते हैं। तो एक मजबूत वर्ग का निर्माण होता है और साम्राज्यवाद फिर से शुरू होता है। खेती के नए नए औजारों और उपकरणों की मदद से किसान आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगी। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त अनाज को एकत्र कर सकता था। ये वो समय था कि पैदावार भी बढ़ी, तो राजा को टैक्स भी मिले, राजा भी शक्तिशाली हुए। तो 5वीं सदियों में की तक जो आते आते स्थिति बनती है, इन भौतिक लाभों के कारण एक तो लोहे का प्रयोग बढ़ा, जिससे कई सहूलियत मिली, कृषि में लाभ मिला और सैन्य शक्ति को मजबूत करने में लाभ मिला। और एक कारण ये हुआ कि जमीन से व्यक्ति जुड़ा और जमीन से उसका लगाव बढ़ा। साथ ही वे अपने पड़ोस के नए क्षेत्रों में भी फैलने लगे। जन कबीले जो थे,
राज्यों को खड़े होते देख लोगों की क्षेत्रीय भावनाएं प्रबल हुई और लोगों का जो लगाव था अपने जन या कबीले से था, तो पहले गांव या घर से हुआ करता था, बाद में जनपद स्वयं संबद्ध भूभाग से हुआ, जनपद का आविष्कार हुआ। 450 ईसा पूर्व के लगभग पाणिनि पाणिनि का एक भाष्य या अष्टाध्यायी बताते हैं, 8 अध्यायों वाली 40 जनपदों का उल्लेख मिलता है, इसमें बताते हैं। ये उत्तर भारत में थे और अफगानिस्तान तथा उसके पड़ोस में मध्य एशिया में भी थे। इनका साक्ष्य बौद्धों के ग्रंथ जो पाली भाषा में मिलते हैं उनसे भी महाजनपद के समय की जानकारी मिलती है। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों का लगभग समय रहा। 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ का जन्म होता है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जो आज नेपाल में है, और इधर बिहार के जो आसपास का क्षेत्र था वैशाली में महावीर स्वामी का 540 ईसा पूर्व में जन्म होता है। तो ये वो समय होता है जब परिवर्तनकारी विचारधारा को प्रसारित करने वाले महापुरुषों का जन्म होता है, और ये समय 16 जनपदों में भारत बढ़ता है और बढ़ता है, विकसित होता है। इनमें अधिकतर राज्य जो थे विंध्य पर्वत के उत्तर में थे, यानी अभी तक का जो उत्तर भारत की स्थिति को हम देखते हैं तो विंध्याचल पर्वत के उत्तर और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक फैले हुए थे राज्य। इनमें 2-3-4 जो राज्य थे वो बहुत शक्तिशाली थे, जैसे मगध है, कौशल, वत्स और अवंती, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। और इनमें ये जो 16 जनपद थे तो ये प्रमुख उभर के आते हैं लास्ट में, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। और इनमें सबसे जो अंत में उभर के आता है मगध का साम्राज्य, यही भारत का इतिहास, शक्तिशाली इतिहास बाद में बनता है, और उसमें मौर्यों ने फिर आगे चल के कई वंशों ने शासन किया। तो पूरब से शुरू करने पर पहले अंग जनपद मिलता है, जिसमें आधुनिक मुंगेर, जो आज की हम बात करें कि अंग जनपद क्या है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या होगी, तो बिहार का जो मुंगेर और भागलपुर के जो जिले हैं इनका एरिया मिला के अंग महाजनपद कहा जाता था। और इसकी राजधानी चंपा थी, जहां ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से आबादी होने के प्रमाण मिलते हैं। इसके पहले के आबादी होने के प्रमाण यहाँ नहीं मिलते हैं। यहाँ 5वीं सदी ईसा पूर्व के लगभग मिट्टी का किला मिला है। अब अंग जो था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, वहां मिट्टी का किला मिलता है। तो बाद में क्या होता है, अंग जनपद का पड़ोस के शक्तिशाली मगध राज्य ने अपने में मिला, तो अंग जो है वो मगध राज्य का बाद में हिस्सा बन जाता है, बना लिया जाता है। मगध जनपद में आधुनिक पटना और गया जिला। अब हम मगध की बात करते हैं तो मगध शक्तिशाली राज्य बन के उभरता है, लेकिन पहले मगध जो था, पहले समझ लेते हैं कि मगध की भौगोलिक स्थिति क्या थी। आधुनिक पटना यानी आज के समय में जो पटना है और गया तथा शाहाबाद, ये 3 जिलों का जो हिस्सा है, एरिया है, उसको मगध कहा जाता था उस समय। यह अपने समय का सबसे प्रमुख राज्य निकला, हम लोग देख ही रहे हैं। गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रभामंडल में वज्जियों का राज्य था। ये 8 जनों का संघ था। इनमें सबसे जो शक्तिशाली थे वो लिच्छवी थे। लिच्छवी वैशाली के लिच्छवियों का गणराज्य था, तो जिनकी राजधानी भी वैशाली थी। इसकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले के बसाड़ गांव से की जाती है। अब वैशाली जिला भी है। पुराण तो वैसे वैशाली को बहुत पुरानी नगरी बताते हैं, परंतु जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, यानी कि पुरातत्व विभाग है, उसके अनुसार अगर देखें तो बसाड़ की स्थापना, यानी जो वैशाली है, आधुनिक वैशाली, तो वो बसाड़ गांव जो था उसके आसपास का इलाका था। तो इसकी स्थापना 6वीं सदी से पहले नहीं हुई थी। यानी जो वैशाली की स्थापना हुई थी बसाड़ गांव में, वो 6वीं सदी से पहले नहीं हुई थी, यानी बाद में हुई है। इसके पश्चिम में काशी जनपद था। वैशाली के पश्चिम में काशी जनपद था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। और राजघाट में खुदाई हुई तो पुरातत्व से पता चलता है कि सबसे पुराना वास लगभग 500 ईसा पूर्व का था। राजघाट, वाराणसी के आसपास का जो राजघाट था, वहां खुदाई हुई तो उससे पता चलता है कि 500 ईसा पूर्व, यानी ईसा से 500 वर्ष पहले मिट्टी के बांध मिलते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि काशी, जो आज वाराणसी के नाम से जानते हैं, काशी सबसे शक्तिशाली राज्य था। परंतु बाद में क्या हुआ, वो कौशल
कौशल का भाग बन गया और कौशल ने उसको जीत लिया। कौशल जनपद में पूर्वी प्रदेश पड़ता था। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। अब श्रावस्ती जिसकी राजधानी थी कौशल राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच इन जिलों के आसपास का जो एरिया था, और इसके आसपास एक जगह थी जिसको कहते थे सहेत और महत स्थान से पहचान की जाती है। खुदाई से यानी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ने जो काम किया, खुदाई की, उत्खनन किया, तो उसे जानकारी मिली कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में यहाँ कोई बड़ी बस्ती नहीं थी। यानी काशी में भी या कौशल में भी, जहाँ सहेत महत या गोंडा बहराइच का जो आज का एरिया है, वहाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय कोई बड़ी बस्ती नहीं मिलती है। लेकिन हम वहाँ मिट्टी के किले की शुरुआत पाते हैं। देखिए, अंग में भी मिट्टी के किले मिले और यहाँ भी मिट्टी के किले की शुरुआत पाते हैं। तो यानी उस समय तक जिन जैसे अंग है, कौशल है, और तो इनमें जो किले मिले हैं, इस समय तक मिट्टी के किले मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के समय जो था वो पक्की ईंटों की वो चीजें सब खत्म हो चुकी थी। अब पुनः शहरीकरण जो होता है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक, एक मैं यहां पर थोड़ा सा संकेत देना चाहूंगा कि तथाकथित राम राज्य की जो संकल्पना साहित्य में पढ़ाई जाती है, उनके अगर अवशेष की बात करें तो वहां अभी यहां नहीं मिल पाते हैं। ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दे ही नहीं पाते हैं। पुरातत्वीय जो साक्ष्य हैं नहीं है। कौशल में शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य भी था। कपिलवस्तु राजधानी की पहचान बस्ती। अब कपिलवस्तु की जो राजधानी थी, कपिलवस्तु जो राजधानी हुई थी शाक्यों की, कपिलवस्तु गणराज्य की, तो कपिलवस्तु की पहचान, भौगोलिक स्थिति क्या है? कपिलवस्तु बस्ती जिला, जो उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला है, उसके पास एक पिपरवा स्थान था। उसे बाद में कपिलवस्तु की के नाम से जाना गया। और पिपरवा से 15 किलोमीटर दूर नेपाल में लुम्बिनी, पिपरवा जो बस्ती जिले के आसपास है, और पिपरवा से 15 किलोमीटर दूर है। अब वो नेपाल में है, नेपाल में पड़ता है। तो लुम्बिनी नामक स्थान पर, वहां पर तथागत बुद्ध का जन्म हुआ है। और अशोक के एक अभिलेख में इसे गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहा गया है, ऐसा रिकॉर्ड भी मिला है। नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में बुद्ध का जन्म हुआ और यहाँ उनका लालन पालन हुआ। कौशल के जो पड़ोस में थे वो मल्लों का गणराज्य था। इसकी सीमा वज्जी राज्य की उत्तरी सीमा से जुड़ी थी। मल्लों की राजधानी कुशीनारा में थी। अब कुशीनारा के मल्ल, जहां पर कुशीनारा या कुशीनगर जो कशिया के नाम से भी जाना जाता है, इसकी सीमा वज्जी राज्य की उत्तरी सीमा से जुड़ी थी। मल्लों की राजधानी कुशीनारा में थी, जहां बुद्ध की मृत्यु हुई थी। यह बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अब कुशीनगर की पहचान करें अगर आज के समय में, या कुशीनगर की भौगोलिक स्थिति जानने की कोशिश करें, तो आज का जो देवरिया जिला है, देवरिया जिले के पास आसपास का जो कसिया नामक स्थान की जो जगह है, उसको कुशीनगर या कुशीनारा के नाम से जाना जाता था उस समय। पश्चिम की ओर यमुना के तट पर वत्स जनपद था। इसकी राजधानी वत्स इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में थी। कौशाम्बी ये इलाहाबाद और फतेहपुर के बीच में जो कौशाम्बी जनपद है। वत्स लोग वही कुरजन थे जो हस्तिनापुर छोड़कर कौशाम्बी में आकर बसे थे। हस्तिनापुर जो दिल्ली के पास का एरिया था, वहां से छोड़कर ये कौशाम्बी में बसे थे, वो कुरजन थे। कौशाम्बी को इन्होंने इसलिए ज्यादा अच्छा समझा कि यह स्थान गंगा और यमुना के संगम के नजदीक था। जैसा कि आर्कियोलॉजिकल या उत्खनन से पता चला है कि ईसा पूर्व 5वीं सदी में राजधानी कौशाम्बी की मिट्टी से किलेबंदी की गई। तो यहाँ भी मिट्टी के किले मिलते हैं। ईसा पूर्व 5वीं सदी यानी ईसा 500 वर्ष पूर्व ईसा से। हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्राचीन कुरु पांचाल जनपदों के अस्तित्व का भी पता चला है। परंतु अब आते हैं वैदिक काल की तरह, अब इनका राजनीतिक महत्व नहीं रहा। वैदिक काल में कुरु और पांचाल, वैदिक वैसे कबीलों में विभक्त थे। तो उस समय वैदिक कालीन जो समय था, उस समय कोई नगरीकरण के अस्तित्व नहीं मिलते हैं। ग्रामीण सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता से बढ़ रहे थे उत्तरोत्तर। तो ये उतना राजनीतिक महत्व नहीं रह गया था कुरु और पांचाल का। अवंती राज्य मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के समीप नगरों में फैला था। अवंती राज्य भी था जो मालवा और मध्य प्रदेश के समीपवर्ती नगरों में फैला था। अवंती राज्य के 2 भाग थे। एक था उत्तर का भाग जिसकी राजधानी उज्जैन थी, और दूसरा था दक्षिण का भाग।
जिसको माहिष्मति के नाम से या महिष्मति के नाम से जाना जाता था। उत्खनन से ये पता चला कि दोनों नगर ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से महत्व प्राप्त करते गए। बाद में उज्जैन ने माहिष्मति को पछाड़ दिया, यानी उज्जैन ने माहिष्मति को जीत लिया, जो दक्षिणी अवंती भाग था राज्य। यहाँ बड़े पैमाने पर लोहा या लौह कर्म का विकास हुआ और इसकी मजबूत किलेबंदी की गई उज्जैन राज्य की। ईसा पूर्व 6वीं सदी के आगे के भारत का राजनीतिक इतिहास इन राज्यों के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्ष का इतिहास है। और लास्ट में जो होता है वो मगध का साम्राज्य। तो ये जो 16 महाजनपद तथागत बुद्ध के जीवन के जो शुरुआत के समय और 16 महाजनपद जो थे और बुद्ध के बाद का जो समय आता है, ये 16 महाजनपद आपस में लड़के 4 महाजनपदों में सिमट जाते हैं और 4 भी अपनी शक्ति और साम्राज्य को विस्तार करते हुए शक्तिशाली बनते हुए एक मगध का साम्राज्य बनता है। तो इस प्रकार राजनीतिक एकता की ओर बढ़ता हुआ चलता है और फिर स्थापित होता है एक मजबूत, शक्तिशाली और स्थायी मगध का साम्राज्य। आइए हम अब बात करेंगे आज मगध का साम्राज्य की। मगध साम्राज्य के पहले की पृष्ठभूमि जो थी, क्या परिस्थितियां थीं। 16 महाजनपद थे, उनके छोटे छोटे राज्य थे, किले कैसे थे, अंग में कौशल में पता चला कि मिट्टी के किले थे, यानी मिट्टी के दीवारों का प्रयोग उस समय था। मगध में अब देखते हैं कि मगध का जब उत्कर्ष होता है तो सबसे पहले हर्यक वंश का शासनकाल स्थापित होता है। हर्यक वंश, वंशावली की जानकारी और पहले भारत के प्रथम जो शासकों की वंशावली मिलती है वो, चूंकि हड़प्पा सभ्यता में कोई ऐसी वंशावली नहीं मिलती है और वैदिक काल में भी बहुत ज्यादा ऐसी लिखित रूप से और उत्खनन में भी कोई ऐसी वंशावली का प्रयोग प्राप्त नहीं होता है जिससे पता चले कि किस प्रकार का शासन और कैसा शासन स्थापित था। लेकिन यहाँ पर एक एविडेंस के रूप में और प्रमाण मिलते हैं हर्यक वंश। इसके 3 शासक हुए, बिंबिसार, उसका पुत्र अजातशत्रु और उदयन। तो आइए हम बात करते हैं बिंबिसार। बिंबिसार के शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया, अच्छा स्थान दिया। बिंबिसार जो था वो हर्यक कुल का था और बुद्ध का समकालीन था। बुद्ध का समकालीन था बिंबिसार। उसके द्वारा विजय और विस्तार की शुरू की गई नीति, जो बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार की नीति को प्रारंभ किया और बढ़ाया, वो सम्राट अशोक के कलिंग विजय, जो सम्राट अशोक ने प्रसिद्ध कलिंग को विजय किए में लाखों लोगों की हत्या हुई थी और वहां से वो कलिंग विजय के बाद युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति अपनाता है। तो वहां तक यहाँ जो बिंबिसार शुरू करता है वो सम्राट अशोक के कलिंग विजय में जाके रुकता है। ये साम्राज्य पूरा साम्राज्यवाद चलता है। बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार कर लिया और इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। ऐसे धीरे धीरे सारे राज्यों को मिलाते हुए कैसी रणनीति अपनाते हैं बिंबिसार। सबसे पहले तो अंग को जीता और अंग राज्य को जीतने के बाद अजातशत्रु जो उसका पुत्र था उसको सौंप दिया और फिर इसके बाद इन्होंने अपने आसपास के पड़ोसी राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया, मजबूत किया। जो लड़ने के लिए तैयार थे उनसे लड़ाई युद्ध किया, हराया, और जो बातों से या समझौते से या जैसे भी माने उनको मनाया। कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से भी अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने 3 विवाह किए थे। उसकी प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री, कौशल के राजा की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। उसके साथ दहेज के रूप में प्राप्त काशी ग्राम से उसे 1 लाख की आय होती थी। अब जो ये दृष्टांत देते हैं कि काशी से 1 लाख की आय होती थी, इससे पता चलता है कि उस समय मुद्रा का प्रचलन था और सिक्कों यानी पैसों में मुद्रा के रूप में टैक्स वसूला जाता था। और इस विवाह से कौशल के साथ बिंबिसार की जो शत्रुता थी, दुश्मनी थी, वो खत्म हो गई, संबंधों में बदल गई। और इससे यह संभव हो गया
कि वह दूसरे राज्यों के साथ निपट सके। अब मगध और कौशल एक साथ हो गए तो शक्ति बढ़ गई। उसकी दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी, वही वैशाली जहां पर महावीर स्वामी का जन्म होता है और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर होते हैं महावीर स्वामी। तो वहां लिच्छवियों की जो राजकुमारी थी चिलरना, चिलरना जिसका नाम होता है चिलरना, उसने ही अजात शत्रु को जन्म दिया था। यानी अजात शत्रु जो था वैशाली की लिच्छवियों की राजकुमारी चिलरना का पुत्र था, जिसको अंग को जीतकर बिम्बिसार ने राजा बनाया था, गवर्नर बनाया था। तीसरी जो शादी बिम्बिसार ने की पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी। और इस प्रकार इन राजघरानों से वैवाहिक संबंध करने के बाद बिम्बिसार को बड़ी सफलता मिली, राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और शक्ति बढ़ी और पश्चिम से लेके उत्तर की ओर फैलने का मार्ग खुला। मगध की जो असली शत्रुता थी वो अवंती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। इसका जो राजा था चंडप्रदोत, जिसको चंडप्रदोत महासेन कहते हैं, इसकी बिम्बिसार से लड़ाई हुई, किंतु दोनों ने अंत में दोस्त बनना ही उपयुक्त समझा। और एक उदाहरण मिलता है कि जब चंडप्रदोत को, यानी जो उज्जैन का राजा था उस समय, पीलिया रोग हो जाता है तो बिम्बिसार ने अवंती के राज अनुरोध पर, अवंती राज के अनुरोध पर अपने जो राज वैद्य था, राजाओं के भाई राजगुरु होते थे, राजाओं के वैद्य होते थे, तो उन्होंने अपने राजवैद्य को, जीवक को उज्जैन भेजा था। और इसके बाद गंधार के राजा के साथ युद्ध में प्रदोत को विजय नहीं मिली थी, किंतु गंधार के इसी राजा ने बिम्बिसार के पास एक पत्र और दूतमंडल भेजा था। इस प्रकार विजय और कूटनीति से बिम्बिसार ने मगध को ईसा पूर्व 6वीं सदी में सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। ऐसा माना जाता है कि बिम्बिसार के राज्य में 80,000 गांव थे। हो सकता है यह संख्या ज्यादा मालूम पड़ती हो और अतिरंजित हो। मगध की पहली राजधानी जो थी राजगीर या राजगिरी थी। उस समय गिरिव्रज भी इसे कहा जाता है। इसकी खासियत यह थी कि ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, 5 पहाड़ियों से, और उनके जो खुले भाग थे उनको पत्थरों की दीवारों से चारों ओर से घिरा दिया गया था। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो उस समय राजगिरी था या राजगीर जिसे कहते हैं या गिरिव्रज भी कहते हैं, तो वो एक अभेद दुर्ग हो गया था। मतलब वहां पर जो राजा की जो राजधानी बनी थी वो सेफ थी, एकदम सुरक्षित थी। बौद्ध ग्रंथों में ऐसा विवरण मिलता है कि बिम्बिसार ने लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक लगभग 52 साल तक शासन किया था। लंबा पीरियड होता है। उसके बाद उसका पुत्र बनता है 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की और फिर उसके बाद सिंहासन पर कब्जा कर लिया, ऐसा ऐतिहासिक अवलोकन से जानकारी मिलती है। उसके शासन काल में बिम्बिसार राजकुल का वैभव चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, क्लाइमेक्स पर था। अपने समूचे शासनकाल में उसने विस्तार की आक्रामक नीति को चलाया है। कोई समझौता नहीं किया। समझौता किया तो अपनी राज्य की शक्ति को मजबूत करने के लिए। अपने समूचे शासनकाल में उसने विस्तार की आक्रामक नीति को चलाया। इस कारण काशी और कौशल ने मिलकर उसका मुकाबला किया। मगध और कौशल के बीच लंबे समय तक संघर्ष जारी रहा। ये अजातशत्रु के समय की बात है। लेकिन अजातशत्रु लास्ट में विजयी हुआ और वही करना पड़ा जो इसके पहले अजातशत्रु के पिता बिम्बिसार के साथ हुआ। कौशल नरेश को अजातशत्रु के साथ अपनी पुत्री का ब्याह करने और अपने जमाई को काशी सौंपकर सुलह करने के लिए विवश होना पड़ा। तो इस प्रकार जिन तकनीकियों के माध्यम से
बिंबिसार ने राज्य को मजबूत और विस्तार किया, उसी प्रकार अजातशत्रु ने भी। लेकिन अजातशत्रु इस मामले में थोड़ा सा कठोर था, उसने रिश्तेदारी वगैरह का लिहाज नहीं किया। उसकी मां लिच्छवी थी, वैशाली की लिच्छवियों के यहां से थी, फिर भी उसने वैशाली पर हमला किया और बहाना ढूंढा हमला करने के लिए। कहा कि लिच्छवी, जो वैशाली की लिच्छवी है, वो कौशल के मित्र हैं, और इस षड्यंत्र का बहाना लेकर उसने वैशाली को अटैक करके नष्ट कर डाला। वैशाली को नष्ट करने में अजातशत्रु को 16 साल का लंबा समय लगा, और जब सफलता भी मिली तब जब उसने पत्थर फेंकने वाले एक युद्ध यंत्र का इस्तेमाल किया, युद्ध कौशल का निर्माण किया, तब उसे जाके सफलता मिली और वैशाली को जीतने में बहुत लोगों की संख्या में मृत्यु हुई, बहुत। तो इस प्रकार काशी और वैशाली को मिला लेने के बाद मगध साम्राज्य का और विस्तार हो गया। अवंती के राजाओं ने कौशांबी के वत्सों को हराया था, यानी जो वत्स अवंती में मिल गए थे, और अब वे मगध पर हमला करने की धमकी दे रहे थे। यानी अब अवंती का और मगध के साम्राज्य का आपस में टकराव होना स्वाभाविक था। किलेबंदी की जो दीवारों के अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। कौन सी किलेबंदी? अवंती के राजाओं ने कौशांबी के कौशांबी के जो वत्स है उनको हरा दिया था और कब्जा किया। अब वे मगध के लिए जब तैयार हुए तो अजातशत्रु ने देखा कि ये तो खतरा बड़ा है। तो अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगीर को किलेबंदी कराई, और इस किलेबंदी से सफलता ये मिली कि अजातशत्रु के संपूर्ण जीवन काल में अवंती को मगध पर हमला करने का अवसर नहीं मिला, और अजातशत्रु के बाद उसका उत्तराधिकारी उदयन जो 460 ईसा पूर्व में राजा बना, 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है कि उसने क्या किया? पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। उसने भी बहुत अच्छा काम किया कि देखा पटना में आवागमन का साधन अच्छा हो सकता है, तो गंगा और सोन की नदियों, जहां पर गंगा और सोन नदियां मिलती थी, तो वहां पर किला बनवाया। इसका एक कारण यह था कि मगध साम्राज्य के केंद्रीय भाग जो था वो पटना था। अब जो मगध का प्रदेश था या मगध राज्य था, मगध साम्राज्य था, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में झारखंड की पहाड़ियों तक फैल गया था, बहुत लंबा हो गया था। पटना की स्थिति ऐसी थी कि वहां से सामरिक दृष्टि से बड़े महत्व की थी। सामरिक उदयन के बाद तो इसीलिए उसने पटना में यानी गंगा और सोन के संगम में किला बनवाया। उदयन के बाद जो शिशुनाग वंशों का शासन होता है, शिशुनाग वंशों के बारे में यहां से हर एक वंश का समापन होता है और शिशुनाग वंशों की परंपरा शुरू होती है। शिशुनाग वंशों के बारे में जानकारी के लिए हम लोग कल मिलेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज तक की जानकारी या आज तक की जो बात थी, हम लोग हर एक वंश के 3 महत्वपूर्ण जो शासक हुए। पहला शासक बिंबिसार था, जो बुद्ध का समकालीन था। उसका पुत्र अजातशत्रु, जिसने अपने पिता की हत्या करके राजा बना, और वो इतना कठोर हुआ कि उसने वैशाली जैसे अपने नैनीहाल को भी नहीं छोड़ा और अटैक किया और अपने में साथ मिलाया, तो अपने राज्य को मजबूत किया। इसके बाद उदयन जो उसका उत्तराधिकारी था, उसने भी राजधानी को मजबूत करने के साथ साथ पटना में एक किला बनवाया संगम पर, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से, आवागमन के माध्यम से, सैनिकों और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सही रहा। तो इस प्रकार आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।